बाढ़ में पैसों की बारिश। एक गांव में अभय अपनी छोटी बहन सोनी के साथ अपने चाचा जी के घर पर रहता था। बचपन में ही अभय के माता पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वह चाचा चाची के साथ रहता था। उसके चाचा चाची अभय और सोनी से नौकरों की तरह काम करवाती थी। एक दिन सोनी थोड़ी सी चॉकलेट निकाल कर खा लेती है और यह उसके चाचा देख लेते हैं। उसके हाथ से चॉकलेट छिनाकर वो उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। बेचारी छोटी सी बच्ची जोरों से रोने लगती है और तभी अभय दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या हुआ सोनी, तू रो क्यों रही है? भैया, चाचा जी ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। ये सुनकर अभय को बहुत गुस्सा आ जाता है। चाचा जी, आप मेरी बहन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? आपको दिखाई नहीं देता कि वो कितनी छोटी सी है? अच्छा बेटा, तो अब तू मुझसे ऐसे बात करेगा? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। चाचा अभय और सोनी के साथ मारपीट करता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। चलो अब निकलो यहाँ से। बहुत दिन मुफ्त का खाना खिला दिया तुम दोनों को, वही काफी है। अभय रोता हुआ अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। कुछ घंटों तक वहीं रहता है और उसके बाद अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी जिससे वो बारिश से बच सके। लगातार कई दिनों तक बरसात होती रहती है। पूरे गांव में पानी भर चुका था और अभय और सोनी कई दिनों से भूखे थे। भैया, बहुत भूख लगी है, अब भूखा नहीं रहा जा रहा, क्या करूं? अभय बाढ़ के पानी में घूम घूम कर खाना ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजरें कचरे के एक डब्बे पर पड़ती हैं। वो भी बाढ़ के पानी के साथ ही आ रही थी। अभय उसे खोलकर देखता है तो उसमें कई दिनों की बासी रोटी पड़ी होती है। अभय उसे लेकर आता है और सोनी को खिलाता है। जो बच जाती है उसे खुद खा लेता है। वो कई दिनों से लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। जिस पेड़ के सहारे वो दोनों रह रहे थे, वो पेड़ भी जोरों से हिलने लगता है। सोनी, जल्दी से उठ, देखिए पेड़ हिल रहा है। सोनी को गोद में उठाकर अभय उसे एक पत्थर के पास बिठाता है और पेड़ के पास से भागता रहता है। तभी पेड़ की कुछ डाल अभय के ऊपर गिर जाती हैं और वो वहीं बाढ़ के पानी में बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अरे भैया, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना भैया। सोनी अभय को उठाती है और पत्थर के पास लेकर आती है। थोड़ी देर के बाद अभय को होश आता है तो उसके सिर से खून निकल रहा था। सोनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभय को वापस से सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और वो वापस से बेहोश हो जाता है। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। तभी अचानक से अभय को होश आता है और वो देखता है सोनी उसके पास नहीं होती है और सोनी सामने बाढ़ के पानी में बही जा रही होती है। ऐसा देखते हुए अभय उसी हालत में उठता है और सोनी को बचाने जाता है। पानी की लहर इतनी तेज थी कि सोनी पानी की लहर के साथ डूबी जा रही थी। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अभय को एक आदमी नाव से दिखता है और अभय उससे बोलता है, भैया, कृपया मेरी मदद कीजिए। देखिए ना, मेरी बहन पानी में डूब रही है। वो आदमी नेक दिल का था। वो अभय को अपनी नाव पर बिठा लेता है और तुरंत सोनी के पास पहुंचता है। अभय नाव से तुरंत उतरकर सोनी को बचा लेता है। अरे बच्चों, तुम लोगों के घर वाले कहाँ हैं? भैया, हमारा कोई नहीं है। ऐसा बोलते हुए अभय सारी कहानी उस आदमी को सुनाता है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखना बच्चों, अब से तुम लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ
अच्छा ही होगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अभय और सोनी वापस पत्थर के पास आकर बैठते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक मजबूत पक्का मकान बन जाता है और ऐसा देखकर दोनों बच्चे हैरान रह जाते हैं। वो उस मकान की खिड़की के पास आते हैं तो देखते हैं बाहर ढेर सारे पैसों की बारिश हो रही थी। जिस आदमी ने उनकी मदद की थी वो वहीं पर खड़ा होता है और हाथ हिलाकर उनसे कह रहा होता है, अरे बच्चों, आओ आओ, ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। आओ जल्दी से इन्हें ले जाओ। दोनों बच्चे तुरंत वहाँ आते हैं और सारे पैसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं। बाढ़ के पानी में भी गिरने के बावजूद वो पैसे गीले नहीं होते हैं। सोनी और अभय वापस खिड़की के पास आते हैं। बच्चों, अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम इन पैसों से मांग लेना, तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और कुछ दिनों में बारिश भी बंद हो जाती है और सोनी और अभय दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक परिवार था जिसमें शोभा, उसका पति रितेश और बेटा मोनू थे। शोभा का परिवार बहुत ही गरीब था। शोभा का पति रितेश हर वक्त नशे में धूत रहता था। उसे घर बार से कोई मतलब नहीं था। वह नशे की हालत में ही घर आया करता था। पूरे घर का खर्च शोभा अकेले ही उठाया करती थी। मोनू की पढ़ाई लिखाई से खाना पीना तक सारे पैसे का इंतजाम वह खुद अकेली करती थी। शोभा कभी यह नहीं चाहती थी कि पैसों की कमी की वजह से मोनू को कोई चीज की कमी आ जाए, इसलिए वह दिन रात मेहनत करती थी। जहाँ मेहनत करती थी वहाँ काम मिलता, वहाँ चली जाया करती थी, भले ही वह उसके घर से दूरी क्यों ना हो। शोभा एक महिला के घर नौकरानी का काम करती थी और साथ ही साथ आसपास में भी कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करती थी। एक दिन मोनू स्कूल से आया और शोभा से बोला, माँ, स्कूल वालों ने अब फी बढ़ा दिया है और कुछ ही दिनों में देने को कह रहे हैं। शोभा यह सुन सोच में पड़ जाती है कि अब अचानक इतने पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ ठीक है बेटा, मैं इंतजाम करती हूँ। वह शाम के वक्त लोगों के घर जाकर बर्तन धोने का काम किया करती थी, इसलिए वह सोची मैं सुबह से दोपहर तक के लिए कोई काम ढूंढ लेती हूँ जिससे थोड़े ज्यादा पैसे आ जाएंगे। शोभा को पता चला कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर घर बनने का काम चल रहा है। वहाँ ईंट पहुँचाने का काम करना है। वह काम पर जाने के लिए मान गई। वह हर रोज ईंट उठाने जाने लगी। मालिक कई बार उसे डांट भी दिया करते थे, लेकिन वह मालिक की बातों को दिल से नहीं लगाती थी। काम में जुटी रहती थी। दोपहर तक वह काम किया करती थी, फिर शाम में बर्तन धोने जाया करती थी। एक दिन जब शोभा ईंट पहुंचा रही थी, तभी एक ईंट शोभा के पैरों पर गिर गई। हाय राम, बड़ी जोर से चोट लग गई। शोभा एक ओर बैठ गई। शोभा के पैरों से खून बह रहा था और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी वहां उसका मालिक आया। है, क्या कर रही हो यहाँ बैठे बैठे हैं? अब आराम करने के पैसे नहीं देता हूँ तुम्हें। चलो जल्दी काम शुरू करो, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। मालिक, ईंट गिर गई है पैर पर, बहुत जोर की चोट लग गई है, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। आराम ही करना है तो घर जाओ, आज तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मालिक, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी काम शुरू करती हूँ। शोभा उसी हालत में उठती है और काम करना शुरू कर देती है। उसके पैरों से खून बहा जा रहा था, लेकिन वह दर्द सहकर भी काम पूरा कर रही थी, जिससे मालिक उसके पैसे ना काटे। हाँ, यह दर्द तो कुछ भी नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो सोनू की फीस कैसे भर पाऊंगी? शोभा कड़ी मेहनत करके पैसे जुटा रही थी।
वहां का काम पूरा करके बाद में शोभा ने कचरा बिनने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक कचरा बिनने के बाद उसने उससे भी कुछ पैसे कमा लिए और तब लोगों के घर बर्तन धोने गई। सारा काम खत्म करते करते उसे रात हो गई। जब वह रात में आई तब देखा उसका पति रितेश नशे की हालत में आकर एक और पड़ा हुआ है। घर से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस हर वक्त नशे में ही धूत रहना है। चुप हो जा, पति घर पर आया है, जा खाना बना कर ला, नहीं तो अभी पिटाई कर दूंगा। और आपको आता भी क्या है? शोभा की बातों को सुन रितेश गुस्सा हो जाता है और पास से डंडा उठाकर शोभा को मारने लगता है। माँ की आवाज सुन मोनू वहां आ जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए माँ को, अब छोड़िए। रुक, तुझे भी बताता हूँ, बहुत माँ कर रहा है। रितेश मोनू को भी मारने लगता है। मोनू को मार खाता देख शोभा रितेश से डंडा छीन लेती है और फेंक देती है। चल बेटा, चल, ऐसे लोगों से बात भी करना पाप है। अच्छा, रुक, जाती है कहाँ? रुक। शोभा मोनू को लेकर दूसरे कमरे में आ जाती है, मोनू को चुप करवाती है और बोलती है, बेटा तुम हमारे बीच मत आया करो, तुम्हें तो पता ही है वह कैसे है। माँ, वह आपको हर वक्त मारते हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सुबह से शाम तक काम करते हो और वह बस आराम करते हैं। मुझे नहीं रहना इनके साथ, आप चलो यहाँ से कहीं दूर। हाँ बेटा, ऐसा मत सोचो, चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। शोभा अगली सुबह भी काम पर गई और फिर शाम में बर्तन धोने गई। जहां वह बर्तन धोने जाया करती थी वहां के लोग शोभा से बहुत नाराज थे। सुबह से दोपहर तक काम करके शाम में जब वह काम करने जाती थी तब तक वह बहुत थक जाती थी, इसलिए थोड़ी सुस्ती से काम करती थी। यही उन लोगों को पसंद नहीं आया। उन लोगों ने शोभा को काम से निकाल दिया। शोभा काम से निकाले जाने की बात पर बहुत रोई। अब मैं क्या करूंगी? इन लोगों ने काम से निकाल दिया, अब पैसे कहां से जुट पाऊंगी? शोभा सोची, चलो कम से कम एक काम तो है, वहीं से पैसे मिल जाएंगे तो घर चल जाएगा। मोनू की फीस के लिए कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। जब अगली सुबह शोभा काम पर पहुंची तब मालिक आया और शोभा से बोला, शोभा, अब से तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम यहाँ मत आना, सारा काम खत्म हो चुका है। कुछ लोग की जरूरत है, बस अभी है यहाँ पे। मालिक, कोई और काम दे दीजिए। नहीं, अभी कोई काम नहीं है मेरे पास, चली जाओ यहाँ से। शोभा अंदर से पूरी टूट चुकी थी, वह बहुत दुखी थी। निराश होकर घर की ओर जाने लगी। कई दिनों तक शोभा को कोई काम नहीं मिला। जितने पैसे शोभा ने बचा रखे थे उनसे खाना पीना चला। सारे जमा किए पैसे भी खत्म हो चुके थे, बस थोड़े ही पैसे बचे थे। अचानक एक दिन मोनू की तबीयत खराब हो जाती है। शरीर का तापमान बढ़ा ही जा रहा था। शोभा बेटे की ऐसी हालत देख बहुत डर जाती है और जितने पैसे बचे थे उतना लेकर दुकान दवाई लेने जाने लगती है। तभी उसका पति रितेश आ गया और उसने शोभा के हाथों में पैसे देख लिए। रितेश ने जबरदस्ती सारे पैसे शोभा के हाथों से छीन ली। अरे, इतने पैसे रखी हुई है और मुझे नहीं देती, चल इधर दे सारे पैसे। मोनू की तबीयत खराब है, उसके लिए दवा लेने जा रही हूँ, या पैसे मत लीजिए। चल हट सामने से। रितेश सारे पैसे लेकर चला जाता है। शोभा जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान,
अब मैं क्या करूं? कैसे मोनू के लिए दवाई लाऊं? शोभा रोती हुई दवा की दुकान के पास पहुंचती है। सोचती है कि कहीं दुकानदार उसे उधार में दवा दे। अब सुनिए, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, कृपया दवा दे दो। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यहाँ, हम सभी को मुफ्त में दवा नहीं बांट सकते है, चली जाओ यहाँ से। भाई, मैं पैसे बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं है पैसे, मैं कल तक दे दूंगी। अबे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, पैसे है तो दवा देता हूँ, नहीं तो जाओ यहाँ से। शोभा के लाख मनाने पर भी दुकानदार नहीं माना। दुकान पर एक अमीर और दिलदार महिला दवा लेने आई हुई थी। उसने सब कुछ देख लिया। वह बोली, भैया, इनको जो भी दवाई चाहिए आप इन्हें दे दीजिए, मैं उनके पैसे आपको देती हूँ। अब जी मैडम, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज सिर्फ आपकी वजह से ही मैं मेरे बच्चे के लिए दवा लेकर जा पा रही हूँ। शोभा दवा लेकर घर आने लगी। तभी उस महिला ने शोभा को रोका। अरे कोई बात नहीं, जरा रुको तो, ये लो मेरे घर का पता, कल मेरे घर पर आना। जी ठीक है। शोभा दवा लेकर घर आई और मोनू को खिलाई। कुछ घंटों में मोनू का बुखार उतर गया। अगले दिन शोभा उस महिला के घर गई। क्या हुआ, तुम कल इतना रो क्यों रही थी? जी, मेरे सारे काम छूट गए हैं, कोई मुझे काम नहीं देता है, पति हर वक्त नशे में धूत रहता है, मारपीट करता है, बच्चे की फीस जमा करने के पैसे नहीं है। अब बताइए, इतने दुख में रोना ही तो आएगा। हाँ, कल मोनू के लिए दवा लाने के लिए पैसे ला रही थी, तभी मेरे पति ने मुझसे सारे पैसे छीन लिए। ये तो बहुत दुख की बात है। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। मेरे ही घर पर काम करना शुरू कर दो और तुम्हारे बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्च मैं उठा लूंगी। तुम उदास मत हो, एक कमरा भी खाली है, बेटे को लेकर आ जाओ, यही रहना। मैडम, मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं? आप तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। अरे नहीं नहीं, अब जरूरतमंद की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। कल से ही काम शुरू कर दो। जी मैडम। शोभा अपने पति को छोड़ देती है और मोनू को लेकर उसी महिला के घर चली आती है। वहां उसे एक कमरा मिलता है जिसमें वह और मोनू रहते हैं। माँ, यह तो बहुत ही अच्छा घर है, अब से मैं यहीं रहूंगा। हाँ, मुझे नहीं जाना पिताजी के पास। बेटा, कोई जरूरत नहीं, अब से हम हमेशा यहीं रहेंगे। मोनू यह सुन खुश हो जाता है। मोनू अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है। अब शोभा और मोनू दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं।